नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। प्रदेश में प्रकृति हरेला पर्व का आगाज हो चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व सभी के घरों में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आप सभी को उत्तराखंड लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के प्रिय सावन माह के इस शुभ अवसर पर हमको पर्यावरण और संस्कृति से जोड़ता लोक पर्व हरेला आपके घर में सुख, समृद्धि व शांति लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। धन्यवाद। तो हरेला पर्व सुख, समृद्धि, शांति और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है और हर साल की तरह इस बार भी जुलकांडे में विधायक कपकोट पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने वृक्षारोपण किया और विधायक कपकोट का कहना है कि प्रदेश सरकार जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं बागेश्वर में एक वृहद जंगल बनाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। वहीं बागेश्वर के प्रथम उद्योगपति दिलीप सिंह खेतवाल का कहना है कि जब तक बागेश्वर के जंगलों से धीरे धीरे चीड़ के जंगल हटाकर चौड़ी पत्ती वाले जंगल विकसित नहीं किए जाएंगे, तब तक पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक हरेला फलीभूत नहीं होगा। हर साल हरेला पर्व के नाम पर हजारों पेड़ लगाकर इतिश्री कर दी जाती है कि हरेला से लेके घ्यूतियार महीने तक, एक महीने तक हम वृहद वृक्षारोपण करेंगे और हर जगह जहां हमको जमीन मिलेगी उन जगहों पर हम पेड़ लगाकर 4-5 साल तक उस रेंज को हरा भरा करके एक बृहद जंगल बनाने का संकल्प भी लिया है। प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे जल, जंगल, जमीन को बचा सके। देखो, हम बरसों से आज 70 साल की उम्र हो गई है, कैसे बचेंगे अभी मैं सोच रहा हूँ। तीसरी बात है, हमारा जो है मुर्दे जलाने की जो लकड़ी आती है वो हल्द्वानी से आ रही है। सरकार को अपना एक मॉडल ये तैयार करना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो चीड़ के पेड़ हैं उसको हर साल काटते जाए, उसमें एक नया वन लगाई जाए और उन जो वो चीड़ है उस चीड़ से जो है जो हमारा ये सौदा होता है उस लकड़ी को वह काम आएगी। उससे हमारे लाखों रुपए का जो हल्द्वानी से ट्रांसपोर्ट में खर्चा होता है लकड़ी का, वो बचेंगे। तो देवभूमि उत्तराखंड में ऋतुओं के अनुसार अनेकों पर्व मनाए जाते हैं और यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति को उजागर करने और पहाड़ की परंपराओं को कायम रखने के लिए ये पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं में से खास पर्व में शामिल है हरेला पर्व, जो उत्तराखंड का लोक पर्व माना जाता है। और आज जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से भी हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें नगर मनोज गोयल और जिला मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान ने रेंजर ग्राउंड में वृक्षारोपण कर राज्यवासियों को संदेश दिया। इस मौके पर नगर आयुक्त ने कहा कि हरेला पर्व प्रकृति का पर्व है और इस मौके पर सभी लोगों को वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए और उनका संवर्धन भी करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सके। संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल भी करें, उनको बड़ा करें, ताकि आगे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको स्वच्छ वायु मिल सके, स्वच्छ जल मिल सके। क्योंकि पेड़ जो हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को क्लियर करने का, होल्ड करने का, ये सब भी बहुत काम करते हैं और सभी जानते हैं वृक्षों का, पेड़ों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो एक विशेष त्यौहार जो उत्तराखंड का है हरेला, जो पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को एक ये संदेश देता है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, नेचर को संरक्षित करें, कंजर्वेशन करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सस्टेनेबिलिटी का एक उदाहरण प्रस्तुत करें। सभी को यही संदेश देना चाहूँगा। देवभूमि में त्राहिमाम। जी हां, हरिद्वार जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया है। हरीश रावत ने हरिद्वार जिले में आई बाढ़ को मैन मेड बताते हुए प्रशासन और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते तटबंधों की मरम्मत की जाती तो ये नौबत बिल्कुल भी ना आती। वहीं हरीश रावत ने बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजे की रकम बढ़ाकर जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। वहीं हरीश रावत ने जिले के प्रभारी मंत्री के नदारद रहने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी प्रभारी मंत्री जिले में नहीं पहुंच रहे हैं। ये दुखद और चिंताजनक है। जो आपदा है उसका 3 हिस्सा हरिद्वार में जो है वो मैन मेड लगता है, 1/4 हिस्सा प्राकृतिक लगता है। मैन मेड इस मामले में सौलानी बंदा
और सौलानी और गंगा के बंदे की देखरेख नहीं हुई है, उनको टूटने दिया गया है। और एक हिस्सा जो सौलानी के अंदर हमारे समय में निर्माणाधीन था, जो आगे नहीं बढ़ा हमारे जाने के बाद, आज लक्सर शहर में जो बाढ़ प्रभावी हुई है वो उसके कारण। दुखद और चिंताजनक पहलू है कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी जो है, जो प्रभारी मंत्री हैं वो जिले से गायब हैं। और कल यहाँ स्टेटमेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रुपयों की बारिश हुई है हरिद्वार के अंदर, वो धरातल पर दिखाई दे, लोगों को आर्थिक सहायता मिले और लोगों को जो है मुआवजा मिले, और वो यदि सीधे किसान कार्ड में जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उधर हल्द्वानी में बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी दूरस्थ इलाकों में राशन सामग्री पहुंचा रखी है और कई इलाकों में बारिश की वजह से जिला प्रशासन से संपर्क टूट भी जाता है, जिसकी वजह से डीएम के निर्देश पर पहले ही वहां अगले 2 महीने का राशन पहुंचा दिया गया है। और इसके साथ ही इलाकों में बीमारी न फैले, इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर उन इलाकों में दवाइयां भी उपलब्ध करवाई हैं। इस पूरे मसले पर डीएम का कहना है कि सभी क्षेत्रों में जिला प्रशासन पूरी तरह से हर संभव मदद पहुंचाने के लिए पर्याप्त है और प्रयासरत है। आपदा में राहत राशि के लिए जिले की सभी 8 तहसीलों को 4 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी कर दी गई है। मानसून के दौरान जो ऐसे डेंजरस प्लेसेस हैं जहां संपर्क लंबे समय के लिए कट जाता है, वहां पूर्व में ही 3 माह का राशन भिजवाया जा चुका है खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से। अभी भी हमारा क्योंकि कंट्रोल रूम तहसील लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सक्रिय है लगातार, तो कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लगातार लोगों के टच में हैं। यदि किसी प्रकार की ऐसी आपूर्ति बाधित होती है जो असेंशियल वस्तुएं हैं, तो उसकी व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से वहां कराई जाएगी। तहसील में क्या कुछ धनराशि दी गई है आपदा में बांटने के लिए? आपदा के लिए दैवीय आपदा में समय समय पर जो विभिन्न प्रकार की क्षतियां होती हैं निजी संपत्ति को, उसके जो मानक हैं उसके अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को राहत धनराशि वितरित की जानी होती है, जिसके लिए लगभग 4 करोड़ की धनराशि एडवांस के रूप में तहसीलों को दे दी गई है, उनके अकाउंट्स में डाल दी गई है। जो भी इस प्रकार की कोई डैमेज है, जहां तहसील के स्तर से धनराशि वितरण की जानी है प्रभावित व्यक्ति को, वो तत्काल मौके पर ही उसको करवाएंगे, उसके अप्रूवल में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। उधर उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीति गलियारों में एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के खाली पदों को भरने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पार्टी शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार गिरने की भी भविष्यवाणी करने वो लगे हैं और कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या है सियासी पायदान, देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट में अभी 7 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। मंत्री पदों की बात की जाए तो इनमें सतपाल महाराज के पास लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति और सिंचाई समेत 10 विभाग हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल के पास शहरी विकास, आवास और शिक्षा समेत 7 विभाग हैं, जबकि धन सिंह रावत के पास बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा समेत 4 विभाग हैं। गणेश जोशी के पास कृषि ग्रामीण विकास समेत 9 विभाग, तो वहीं सुबोध उनियाल के पास वन समेत 4 विभाग, सौरभ बहुगुणा के पास पशुपालन, डेयरी समेत 6 विभाग और रेखा आर्य के पास महिला एवं बाल विकास समेत 4 विभाग हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट विस्तार की चर्चा खूब जोरों पर है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने में लगे हैं। सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ उत्तराखंड के राज्यपाल के आवास पर जाकर उनसे भी मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता उम्मीद लगाए हुए हैं कि कैबिनेट में उनको भी मौका मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार गिरने की भविष्यवाणी करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधि सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं, ना तो उनका अधिकारियों पर कोई कंट्रोल है और ना ही पार्टी के अंदर कोई फैसला लेने का हक है। जब लोगों ने मोदी सरकार में और कांग्रेस के कामों को जब याद कर रहे हैं ना, तो लग रहा है कि कांग्रेस काफी बेहतर थी। लगातार 14 के बाद से कुछ हुआ भी नहीं।
सारे मुद्दे जो है आम पब्लिक के सिर के ऊपर से उतर जाते हैं, या फिर भ्रष्टाचार के इतने मुद्दे रहे। तो वहीं कांग्रेस की भविष्यवाणी पर भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष गुप्ता ने निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस से अपना घर संभाला नहीं जाता। कांग्रेस के जो चुने हुए विधायक हैं, उनकी भी आए दिन चर्चाएं रहती हैं कि भाजपा में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस आपस में ही एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगी रहती है। साथ ही आशीष गुप्ता ने कहा कि पद विस्तार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मुद्दा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक अंदरूनी मुद्दा है, वो रूटीन है। हमारे एक मंत्री का देहांत हुआ और पुराने भी हमारे अभी कुछ मंत्री के पद खाली हैं, तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सरकार में स्वाभाविक रूप से मंत्री नए आते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग तो हमेशा टपके के इंतजार में रहते हैं। अपना घर संभलता नहीं, आज ना सत्ता में है ना इनके अपने विधायक ज़्यादा हैं, लेकिन उन विधायकों के भी गाए बाहे भाजपा में जाने की चर्चाएं चलती रहती हैं। अपने नेताओं में एक केंद्र की राजनीति करता है, दूसरे प्रदेश की राजनीति करते हैं और एक दूसरे की इतनी टांग खिंचाई करते हैं कि जनता में ये हंसी के पात्र बन गए। बहरहाल एक बार फिर उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। जहां कांग्रेस मंत्री पद बताते ही सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधि नए दायित्व की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्या कैबिनेट फैसले में भाजपा की आपसी गुटबाजी उभर कर सामने आएगी या फिर सीएम धामी के फैसले में सबकी सहमति रहती है। जनता टीवी के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना पर सियासी संग्राम छिड़ गया है और कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मीडिया से मुखातिब होकर अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया है। गणेश गोदियाल ने भाजपा को चैलेंज किया कि अगर अग्निपथ योजना इतना ही युवाओं के हित में है तो भाजपा इसके फायदे जरूर गिनवाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस योजना के नुकसान गिनाने के लिए पद यात्राएं निकालेंगी और घर घर जाकर लोगों को इसके नुकसान भी गिनवाएगी। हम तो ये चाहते थे कि भाजपा इसके फायदे गिनाए, आम लोगों को इसके फायदे समझ आए, लेकिन उसके फायदे गिनाने के बजाय वो कांग्रेस के नेताओं को मानसून में जोरदार बारिश के बाद भी इस साल शिव भक्त कांवड़ियों के कदम नहीं टिके। वहीं जिसका आलम यह रहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल कांवड़ियों की संख्या ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां पर पिछले साल कांवड़ियों की संख्या 3.5 करोड़ रुपए के 3.5 करोड़ के आसपास थी। वहीं इस बार कांवड़ियों की तादाद 4 करोड़ के पार पहुंच गई है। डीजीपी का कहना है कि इस बार की कांवड़ यात्रा हमारे लिए काफी चुनौती भरी रही है, क्योंकि इस बार भारी बारिश के चलते रुड़की हरिद्वार में कई जगह जलभराव और बाढ़ जैसे हालात रहे, जिससे पुलिस फोर्स को वहां भेज दिया गया था। इसके साथ ही 13 और 14 जुलाई को अपेक्षा से ज्यादा वाहन कांवड़िए हरिद्वार पहुंच गए और इससे काफी मशक्कत भी पुलिस को करनी पड़ी। इस बार हमारे लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण रही है, क्योंकि बीच में जो बरसात आई, भारी बरसात और बाढ़ आई, उसका भी असर रहा है। जो लास्ट के 4 दिन डाक कांवड़ के होते थे, उसके हिसाब से हमारे 11, 12, 13, 14 बड़े पीक डेज होने चाहिए थे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।